सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य की अपनी दूसरी क्लास है वो करने जा रहे हैं। तो यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप अवश्य देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो मैं आपको बता दूं कि कल हम यहाँ तक है वो पढ़ चुके थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, इसकी जो पद्धतियाँ और जो मुख्य रचनाएं हैं, यहाँ से हम शुरुआत कर चुके थे। तो आगे चलते हैं। इससे ये अपने कल पढ़ लिया था ये पार्ट। इसके बाद में जो ये गारशा देतासी की जो रचना है, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदोई है हिंदुस्तानी, जो कि 1839 से लेकर के 47 के बीच में इसका पहला भाग है वो लिखा गया था। तो अब इस रचना की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। तो इस ग्रंथ की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आप देखिए। सबसे पहली विशेषता है कि यह ग्रंथ मूलतः है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसके बाद में जो इसकी जो दूसरी विशेषता है वो आप देखिए। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास है वो माना जाता है। यानी जो ये रचना है, जो गारशा देतासी की, इस रचना को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास है वो माना जाता है। और तीसरी इसकी विशेषता है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे बृहत संग्रह के नाम से पुकारा है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने इसे केवल बृहत संग्रह के नाम से ही पुकारा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार कि जो गारशा देतासी की जो रचना है उसकी भाषा कौन सी है। तो ये आप देख सकते हैं, फ्रेंच भाषा में यह रचना है वो लिखी गई है, और इसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास है वो माना जाता है। कई बार इनकी विशेषताएं देकर के इनमें से जो विशेषता नहीं है उसके बारे में पूछ लेता है। तो ये 3 विशेषताएं खास करके आप याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने महत्वपूर्ण फैक्ट। 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने वाई.एफ. फैलन, ये किसी राइटर का नाम है, वाई.एफ. फैलन के सहयोग से इसका उर्दू में अनुवाद किया था। किस रचना का? जो अभी हम गारशा देतासी की जो रचना है वो पढ़ करके आए हैं। इस रचना का 1848 में इन्होंने, मौलवी करीमुद्दीन ने वाई.एफ. फैलन के सहयोग से उर्दू में अनुवाद किया था, जिसके 2 भाग थे। यानी उस अनुवाद के 2 भाग थे, वो इस प्रकार से हैं। पहला भाग था तबकात उ ससवरा, और दूसरा भाग था इसका तज़किरा ई ससवरा ई हिंदी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद में आप आगे देखिए। करीमुद्दीन ने अपनी तरफ से कुछ तथ्यों का भी समावेश है वो इसमें किया है। यानी जो उर्दू अनुवाद उन्होंने किया था उसमें कुछ तथ्य इन्होंने अपनी तरफ से भी जोड़े थे, जो इस प्रकार से हैं कि 1953 में ये तथ्य नहीं है, ये नेक्स्ट फैक्ट है अपना। 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। जो वो अनुवाद जो किया था उस रचना का नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और कब किया था? 1853 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। नाम से किया था, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित है, फिर उन्होंने करवाया था। यानी जो रचना इन्होंने 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो इसका हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो कि इन्होंने हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित करवाया था। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है अपना इसी में। इस ग्रंथ में हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी को एंदुई और मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी को हिंदुस्तानी कहा गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना फैक्ट है, कवियों का वर्गीकरण है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दिया गया है। यानी ABC के आधार पर है वो इनका जो कवियों का वर्गीकरण है वो दिया गया है, न कि क ख के आधार पर। इसके बाद में अपना नेक्स्ट फैक्ट देखिए।
दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर अवश्य करें, और हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल से, यदि अपने अच्छा रिस्पांस रहा तो ये क्लासें में लगातार आपको ये हिंदी साहित्य के नोट्स के माध्यम से ये पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने नेक्स्ट फैक्ट है कि इस ग्रंथ की आलोचना या कमियां हैं वो क्या क्या रही। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला है इसके बाद में अपने नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। तीसरी जो इसकी कमी है कि युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन है वो इस रचना में नहीं किया गया है। यानी जो अलग अलग युग हैं उनकी जो प्रवृत्तियां होती हैं साहित्य में, उन प्रवृत्तियों का यहाँ पर विवेचन या यहाँ पर कोई है वो एक तरह से व्याख्या इनमें नहीं की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अपने वर्तमान में इसे इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता है वो नहीं दी जाती है, लेकिन इस पुस्तक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की नींव है वो रखी है। इस कारण इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ से है वो इस पुस्तक के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव है वो पड़ी थी, जो गारसा देतासी की जो रचना है इससे। इसके बाद में अपने चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपनी महत्वपूर्ण रचना और महत्वपूर्ण लेखक हैं शिव सिंह सरोज। ये इनकी रचना है, शिव सिंह सरोज ये रचना है, और इसके लेखक है शिव सिंह सेंगर। और यह रचना कब लिखी गई थी? 1883 ईस्वी में। तो यहाँ पर सन पूछ लेता है और इस रचना के जो लेखक हैं उनके बारे में पूछ लेता है, और ख़ास करके इसमें जो दिया है कुल कवि। तो दोस्तों शिव सिंह सरोज रचना में कुल कवि थे 1003। इस रचना में 1003 कवि थे। अभी हमने जो पिछले वीडियो में एक रचना पढ़ी थी उसमें 1004 कवि थे। और जो शिव सिंह सरोज रचना है इसका प्रकाशन है वो दोस्तों नवल किशोर प्रेस है वो लखनऊ के द्वारा किया गया था। और प्रकाशन वर्ष था जो इसका प्रथम भाग है शिव सिंह सरोज का वो 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा संशोधित जो इसका संस्करण आप बोल सकते हैं वो 1883 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 1878 और दूसरा संशोधित जो संस्करण है वो 1883 में प्रकाशित हुआ था। अब अपने शिव सिंह सरोज की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव है वो अवश्य प्रेषित करें। तो नेक्स्ट देखिए, अपने विशेषताओं में शिव सिंह सरोज जो रचना है शिव सिंह सेंगर की, जो कि 1883 में लिखी गई थी। तो इसमें पहला अपना पॉइंट है कि यह पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में किसी भी भारतीय लेखक का प्रथम प्रयास है वो मानी जाती है। यानी जो इस शिव सिंह सरोज पुस्तक के जो लेखक थे शिव सिंह सेंगर, वो प्रथम भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में प्रयास है वो किया था। नेक्स्ट इसकी विशेषता है यह मूलतः हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास माना जाता है। यानी हिंदी भाषा में रचित यह प्रथम प्रयास इस रचना को माना जाता है। दूसरा है इसका महत्वपूर्ण फैक्ट या विशेषता इसकी तीसरी, इसमें कवियों के नाम के साथ जन्म काल, मृत्यु काल तथा रचना काल का भी उल्लेख है वो किया गया था। यानी एक महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में सभी कवियों के जो जन्म काल थे, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी जो रचना करने का समय क्या था, वो सब है वो इस रचना में उल्लेखित किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट अपना फैक्ट है इसका, तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी महत्व संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास है वो इस रचना में किया गया था। कौन सी रचना में? शिव सिंह सरोज, जिसकी लेखक है शिव सिंह सेंगर, और 1883 में यह रचना है वो लिखी गई थी। इसके बाद में इसका नेक्स्ट जो अपने महत्वपूर्ण फैक्ट है,
इसमें आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 777 विक्रमी संवत तक तथा पुष्पदत्त को हिंदी का पहला कवि माना गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा है वो 777 विक्रमी संवत है तथा पुष्पदत्त है वो हिंदी के पहले कवि है, वो इस रचना के अनुसार माने जा चुके हैं, शिव सिंह सेंगर की रचना के अनुसार। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, जिसके अंतर्गत हम जो शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज, इसकी जो कमियां और जो कुछ आलोचना हुई थी वो इस प्रकार से हैं। इसमें काल विभाजन नहीं किया गया है, यानी जो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, इस प्रकार से काल विभाजन इस रचना में नहीं किया गया। तो इसकी एक महत्वपूर्ण कमी थी। कवियों को हिंदी वर्णमाला क्रम से शामिल किया गया है, काल क्रम से नहीं, यानी वर्णमाला क्रम के अनुसार इन्होंने कवियों को शामिल किया है और काल क्रम के अनुसार नहीं किया है। नेक्स्ट है, इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया है तथा प्रसंगों को इच्छा अनुसार है वो मोड़ा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट देखिए, इसका नेक्स्ट फैक्ट है अपना कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी वृहत संग्रह कहकर पुकारा है, यानी जो पीछे जो रचनाएं थी उनको भी इन्होंने इसी प्रकार से पुकारा है। तो उसी तरीके से रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी वृहत संग्रह कह करके पुकारा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अपना जो तीसरा महत्वपूर्ण कवि और उनकी जो रचना है वो है ग्रियर्सन, और इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि 1885 ईस्वी में लिखी गई थी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 1885 लिखा हुआ है। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ 1885 ईस्वी। तो इनकी जो रचना है ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके लेखक ग्रियर्सन, जिनका पूरा नाम है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, ये इनका पूरा नाम है। और इस जो रचना का जो प्रकाशन है वो किया गया था, जो एजेंसी है वो है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन है वो किया गया था। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो दोस्तों लिखी गई थी ये 1885 में, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद में इसका नेक्स्ट फैक्ट देखिए, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889, यानी ये जो रचना है स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 में जारी की गई थी। इस रचना में कुल कवियों की संख्या 952 है। अभी जो अपने पीछे रचना पड़ी थी उसमें 1003 कवि थे, और जो इस यहाँ पर जो अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है इसमें कुल 952 कवि है। तो इन कवियों की संख्या है वो बहुत बार पूछी जाती है, तो आप अलग अलग रचना के हिसाब से इन कवियों की संख्या को याद रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों अपना 1957 में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यानी जो अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है इसका हिंदी में अनुवाद 1957 में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस नाम से इन्होंने करके हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से इसे प्रकाशित करवाया था। इस रचना को कहाँ से प्रकाशित करवाया था? हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से इन्होंने प्रकाशित करवाया था। इस इतिहास के लेखन में ग्रियर्सन ने निम्न 10 ग्रंथों को आधार ग्रंथों के रूप में माना है। कितने ग्रंथों को? 10 ग्रंथों को। और 10 ग्रंथ वो कौन कौन से हैं उनके नाम भी हम देखेंगे। यानी ग्रियर्सन ने जो अपनी रचना लिखी थी उसमें 10 अन्य ग्रंथों का है वो सहयोग लिया था, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है इस्तवार दे ला लिटरेचर ए हिंदुई, ऐसे करके जो रचना थी गार्सा दे तासे की, उसका भी इन्होंने सहयोग लिया है।
और दूसरी रचना है शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक है शिव सिंह सेंगर। इस रचना का भी इन्होंने सहयोग लिया है। तीसरी रचना है भक्तमाल 1682 विक्रमी संवत, जिसके रचनाकार है नाभादास। और चौथी रचना है मूल गोसाई चरित, जिसके लेखक है बाबा बेनी माधवदास। और पांचवी रचना है कालिदास हजारा, जिसके लेखक है कालिदास। इसका भी इन्होंने सहयोग लिया है। और छठी रचना है भाषा काव्य संग्रह, जिसके लेखक हैं महेश दत्त। और सातवीं रचना विचित्रोपदेश, जिसके लेखक हैं कक्षेदी तिवारी। इसका भी सहयोग लिया गया है। और आठवीं रचना है राग कल्पद्रुम, इसका भी सहयोग लिया गया है, जिसके लेखक हैं कृष्णानंद व्यास। और नौवीं रचना है श्रृंगार संग्रह, जिसके कवि है सरदार कवि। और 10वीं रचना थी सुंदरी तिलक, इसका भी सहयोग लिया गया, जिसके लेखक थे हरिश्चंद्र। तो ये 10 ग्रंथ थे जिनका सहयोग है वो अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा अपने ग्रंथ को लिखने में सहयोग लिया गया था। अब देखते हैं जो ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है वो किस प्रकार से था। तो इन्होंने काल विभाजन में सबसे पहले रखा है चारण काल, जिसका समय है 700 से 1300 ईस्वी। और दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण का काल। और तीसरा है जायसी की प्रेम कविता का काल। और चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जिसका समय है 1500 से 1600 ईस्वी। और पांचवा जो इनका काल है वो है मुगल दरबार से संबंधित काल। और सातवां है तुलसीदास से संबंधित। और आठवां जो इनका काल है वो है रीतिकाल से संबंधित, जिसका समय है 1500 से लेकर के 1692 ईस्वी तक। और आठवां जो इनका काल विभाजन में है तो वो है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, जिसका समय है 1600 से 1700 ईस्वी। और नौवां है इसमें महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 10वां हो जाएगा कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है 18वीं शताब्दी से संबंधित इनका जो काल है वो 11वें क्रम पर है। और 12वें क्रम में इन्होंने विविध यानी कुछ अन्य जो फैक्ट जो बच गए थे यानी जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको इन्होंने 12वें स्थान पर है वो लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आज का अपना वीडियो था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी प्रकार से हम यदि अच्छे रिस्पॉन्स अपने मिलते रहे तो ये वीडियो जारी रखेंगे। और हम पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।